मेरा नाम प्रतीक है और आज मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। कैसे मैं जवानी की जोश में बहक गया था और कैसे मैं उस औरत के चक्कर में फंस गया था जो कि मेरे दोस्त साहिल की माँ थी। असल में गलती मेरी भी नहीं थी, क्योंकि मेरे दोस्त साहिल की माँ थी ही इतनी खूबसूरत। उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वह 22 साल के लड़के की माँ है। वो देखने में बिल्कुल जवान और खूबसूरत लगती थी। साहिल के पापा भी नहीं थे, इसलिए मैंने पहले उसकी माँ को अपनी तरफ आकर्षित किया और फिर उसका भरपूर फायदा उठाया। लेकिन एक दिन फिर मेरे साथ जो हुआ उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि आज रविवार का दिन था और घर पर अकेले होने के कारण मैं बोर हो गया था। और फिर अब मुझे अपने दोस्त साहिल की याद आई और मैं उससे मिलने के लिए उसके घर पर चला गया। और जैसे ही मैंने उसके घर का कॉल बेल बजाया तो दरवाजा पर साहिल की माँ ने खोला। तो मैंने उनसे पूछा, आंटी साहिल है? तो वह बोली, साहिल तो अपने मामा के यहाँ गया हुआ है, लेकिन कुछ ही घंटों में आ जाएगा। मैंने कहा, ठीक है आंटी, अभी मैं जा रहा हूँ। जब साहिल आ जाएगा तब फिर मैं आ जाऊंगा। मुझे जाने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन मैं वहां पर रुक भी नहीं सकता था, क्योंकि साहिल तो घर पर था ही नहीं। मैं साहिल की माँ को देखकर अपना होशो हवास खो बैठा था, क्योंकि वह देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। और आज आंटी ने टी शर्ट और पैंट पहना हुआ था, जिसमें कि उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि आंटी 22 साल के जवान लड़के की माँ है। साहिल मेरा दोस्त था और मेरा उम्र भी अभी 24 साल हो रहा था। और अब जब मैं जाने के लिए मुड़ा, आंटी मुझे कहने लगी, आज मैं भी घर पर अकेली हूँ, अगर तुम रुक जाओगे तो मुझे थोड़ी कंपनी मिल जाएगी, क्योंकि अकेले मुझे तो मन लग ही नहीं रहा है। और ना जाने साहिल कितने घंटों के बाद वापस आए। तुम थोड़ी देर मेरे पास रुक जाओ। आंटी की बात सुनकर मैं बहुत ही खुश हो गया। मैंने तुरंत ही कहा, ठीक है, आप कह रही हैं तो मैं रुक जाता हूँ। और फिर मैं वहीं पर सोफे पर बैठ गया। आंटी बोली, तुम बैठो, मैं कॉफी बनाकर लाती हूँ, फिर हम दोनों साथ में मिलकर कॉफी पियेंगे। इतना कहकर आंटी किचन में कॉफी बनाने के लिए चली गई। और फिर जब आंटी किचन में कॉफी बना रही थी तो मैं उन्हें पीछे से बहुत ही ध्यान से देख रहा था। और फिर उन्हें देखते देखते न जाने क्यों मेरा मन उनके साथ वह सब करने के लिए मचलने लगा था। आज घर में मैं और मेरे आंटी के अलावा कोई नहीं था। थोड़ी ही देर के बाद आंटी कॉफी लेकर मेरे सामने आ गई और मुझे कॉफी देखकर मेरे एकदम से करीब बैठ गई और कॉफी पीने लगी। लेकिन मैं तो बस बार बार आंटी की तरफ ही देख रहा था, तो आंटी भी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी थी। फिर मैं उन्हें कहने लगा, आंटी आप बहुत ही अच्छी लग रही हैं। तो आंटी कहने लगी, क्या बात है, आज तो तुम मेरी बहुत ही तारीफ कर रहे हो। अब मैं कहने लगा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो मुझे शुरू से ही बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैंने कभी भी आपको यह बात नहीं बताया, क्योंकि मुझे कभी यह बात बताने का मौका ही नहीं मिला था। फिर आंटी कहने लगी, वैसे तुम भी कुछ कम नहीं हो। मैं बोला, आंटी आपकी उम्र इतनी हो गई है, फिर भी आप इतनी खूबसूरत और जवान हो, पर कैसे? असल में मैं आंटी को अपनी तरफ से पूरा इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। मैं सोच रहा था कि आंटी मेरी बात को समझे कि आखिर मेरे मन में उनको लेकर क्या चल रहा है। परंतु आंटी थी कि मेरी बात को समझ ही नहीं रही थी। और अब मैं एकदम से खुलकर आंटी से कहने लगा, आपके पति को गुजरे हुए 2 साल हो गए हैं, क्या आपको कभी भी अपने पति की याद नहीं आती है? क्या आपका मन नहीं होता है आपके पति की कमी को कोई पूरा करे? इस बार आंटी ने मुझे बहुत ही गौर से देखा और मुझे कहा, तुम्हारी बातों से मुझे लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ चाहते हो। और अब इस बार मैं उसकी बातों को सुनकर एकदम से चुप हो गया और फिर अपनी नजरों को इधर उधर करने लगा, क्योंकि आंटी को अब पता चल चुका था कि मेरे मन में उसको लेकर क्या चल रहा है और मैं उसके साथ क्या करने के बारे में सोच रहा हूँ। जिस कारण से आज मैं इस तरह की बातें कर रहा हूँ। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आंटी से किस तरह खुलकर और बातें करूं। तभी मैंने अपना मोबाइल निकाला और उसमें एक बहुत ही रोमांटिक वीडियो देखने लगा।
मैं ध्यान से वीडियो देख रहा था और फिर तभी आंटी भी मेरे साथ वह वीडियो एकदम मेरे करीब होकर बैठकर देखने लगी। लेकिन मेरा ध्यान वीडियो पर कम और आंटी पर ज्यादा था। वीडियो देखते देखते मैंने आंटी से पूछा, आंटी, क्या इस वीडियो में जो कुछ भी दिखा रहा है क्या सच में ऐसा होता है? आंटी बोली, तुम्हें नहीं पता, यह सब सच में होता है, तभी तो इस तरह की वीडियो बनती है और इसमें मजा भी बहुत आता है। फिर दोनों बहुत ही ध्यान से उस रोमांटिक वीडियो को देखने लगते हैं और उन दोनों उस वीडियो को देखने में इतना मग्न हो जाते हैं, उन दोनों को साहिल के आने का भी पता नहीं चलता है। और फिर तभी साहिल अपने मामा के घर से आ जाता है। घर आने के बाद वह देखता है कि उसका दोस्त और उसकी माँ दोनों एक दूसरे के करीब बैठकर रोमांटिक वीडियो देख रहे हैं। लेकिन साहिल की माँ और उसके दोस्त को इस बारे में जरा भी जानकारी नहीं हो पाती है कि साहिल घर आ चुका है, क्योंकि वह दोनों तो वीडियो देखने में मगन थे। लेकिन तभी प्रतीक को एहसास हो जाता है कि उसके दोस्त ने उसे वीडियो देखते हुए देख लिया है और यह देखकर वह झट से अपना मोबाइल बंद कर देता है। लेकिन अजीब बात तो यह थी कि साहिल यह सब देखने के बाद भी अपनी माँ और दोस्त को कुछ भी नहीं कहता है और कमरे में चला जाता है। साहिल और प्रतीक एक ट्रेन में सफर करने के दौरान मिले थे। उस ट्रेन में साहिल अपनी माँ के साथ बैठा हुआ था, क्योंकि वह मामा के घर से माँ के साथ वापस आ रहा था। जिस सीट पर साहिल और उसकी माँ बैठे थे उसी के सामने सीट पर प्रतीक बैठा हुआ था। उस वक्त प्रतीक की उम्र 25 साल हो रहा था और वह सफर के दौरान साहिल की माँ को बहुत ही गौर से देख रहा था, क्योंकि साहिल की माँ देखने में बहुत ही खूबसूरत और जवान थी। उसके बाद प्रतीक आहिस्ता आहिस्ता साहिल से अपनी दोस्ती बढ़ाने लगता है और उससे बहुत ही ज्यादा घुल मिल जाता है। सफर के दौरान वह साहिल से पूछता है, भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? तो साहिल बोलता है, मैं कानपुर जा रहा हूँ। फिर प्रतीक कहने लगा, अरे यार, मैं भी तो वहीं पर जा रहा हूँ। फिर तो अब हम दोनों का साथ अच्छा कटेगा। प्रतीक साहिल से बातें भी करता है, एक नजर उसकी माँ को भी देख लेता था। फिर इतने में साहिल की माँ बोली, कानपुर में तुम कहाँ रहते हो? उसके बाद प्रतीक ने अपना जो एड्रेस बताया उसे सुनकर साहिल और उसकी माँ दोनों चौंक गए, क्योंकि साहिल का घर भी वहीं पर था जहाँ के प्रतीक ने एड्रेस बताया था। अब तो प्रतीक का काम और भी आसान हो गया था। वह पूरे सफर में साहिल की माँ से बात करता रहा और फिर अगले दिन वह उसके घर भी पहुंच गया। अब साहिल और प्रतीक एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। प्रतीक को जब भी मौका मिलता वह बहाना करके साहिल के घर चला आता था। एक दिन सुबह सुबह ही प्रतीक साहिल के घर आ गया तो साहिल कहने लगा, क्या हुआ, इतना सुबह सुबह क्यों आए हो? तो वह बोला, नहीं, बस यूं ही टहलने के लिए निकला था तो तुम्हारे घर चला आया। प्रतीक और साहिल बातें कर ही रहा था कि साहिल की माँ उसी वक्त बाथरूम से नहाकर निकली थी और फिर प्रतीक साहिल की माँ की खूबसूरती को देखता ही रह जाता है। तो उसकी माँ बोलती है, तुम लोग बैठकर बातें करो, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर साहिल की माँ कमरे में चली जाती है और प्रतीक उसे कमरे में जाते हुए देखकर आहें भरने लगता है। इधर साहिल को इस बात का जरा भी खबर नहीं था कि उसका दोस्त उसकी माँ को गंदी निगाहों से देख रहा था। तभी प्रतीक साहिल को कहता है, तुम्हारे पापा कहाँ रहते हैं? तो साहिल बहुत ही उदास मन से कहता है कि पापा 2 साल पहले ही मुझे और मेरी माँ को छोड़कर इस दुनिया से चले गए। और जब प्रतीक को यह बात पता चलता है वह अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि अब तो आंटी के साथ मजे करने के लिए रास्ता पूरी तरह से साफ है और कोई रोक टोक करने वाला भी नहीं है। फिर साहिल प्रतीक को कहता है, तुम अभी बैठो, मैं तुरंत ही दुकान से तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक खरीद कर लाता हूँ। उसके बाद साहिल कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए चला जाता है और फिर थोड़ी ही देर के बाद साहिल की माँ कमरे से बाहर आती है तो प्रतीक उसे देखने लगता है। तभी साहिल की माँ कहती है, साहिल कहाँ चला गया? तो प्रतीक कहता है, वह दुकान से ठंडा लाने के लिए गया है। तभी प्रतीक कहता है कि आंटी, आप तो बहुत ही सुंदर लग रही हो और आप पर
यह साड़ी बहुत ही जच रही है, क्योंकि उस वक्त साहिल की माँ ने एक ब्लैक कलर की साड़ी पहन रखी थी, जो कि उसके शरीर पर बहुत ही सुंदर लग रहा था। प्रतीक की बात सुनकर साहिल की माँ मुस्कुराने लगती है और बोलती है, मैं तुम्हें सुंदर लगती हूँ, इसलिए तुम मुझे बार बार और घूर घूर कर देख रहे थे। उसकी बात सुनकर प्रतीक घबरा जाता है, लेकिन फिर अपने आप को संभालता है और बोलता है, आंटी, आपको कैसे पता चला कि मैं सिर्फ आपको ही बार बार घूर घूर कर देख रहा था? फिर साहिल की माँ कहती है, बेटा, तुम इस मामले में भी बच्चे हो और मुझे सब पता है कि तुमने साहिल से दोस्ती क्यों की है और बार बार बहाना बनाकर मेरे घर पे क्यों आते हो। जब मैं तुम्हें पहली बार ट्रेन में देखा था, उसी वक्त मैं समझ गई थी कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। प्रतीक तो अपने आप को शेर समझ रहा था, लेकिन जैसे उसने साहिल की माँ के मुंह से यह सब सुना, उसका तो होश ही गुम हो गया। तभी साहिल की माँ उसके बहुत ही करीब आती है और उसके सर को सहलाकर उसकी आंखों में देखकर बोलती है कि जो तुम चाहते हो मैं भी वही चाहती हूँ। मेरा मन भी करता है कि कोई मुझे खुश करे, लेकिन साहिल के जवान हो जाने के कारण मैं इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देती हूँ। लेकिन औरत हूँ, कभी कभी तो मेरा भी मन करता है कि कोई मेरा भी चाहने वाला हो और कोई मुझे भी खुश करे। फिर प्रतीक कहता है, आंटी, आप यह सब बातें साहिल को मत बताइएगा। साहिल की माँ कहती है, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी, और जब भी सही समय आएगा तब इस बारे में सोचेंगे। और फिर इसी तरह से धीरे धीरे 2 महीने का वक्त बीत गया। जब भी प्रतीक को मौका मिलता, वह कोई न कोई बहाने से साहिल के घर चला आता था और फिर वह साहिल से कम और आंटी से ज्यादा बातें करता रहता था। और जब कभी साहिल घर पर नहीं रहता था, तो वह दोनों आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ रंगरेलियां बना लिया करता था। प्रतीक और साहिल की माँ एक दूसरे का भरपूर फायदा उठा रहे थे। प्रतीक तो जवान था ही, और साहिल की माँ भी कुछ कम ना थी। उसके सोए हुए अरमान फिर से जाग उठे थे। वह प्रतीक को पाकर बहुत ही खुश थी। जैसे जैसे साहिल की माँ उसे करवाती, प्रतीक खुशी खुशी वह सब कर रहा था। इन दोनों के इस अयास भरी जिंदगी से साहिल बिल्कुल बेखबर था। उसे तो लग रहा था कि उसके जीवन में प्रतीक बहुत ही अच्छा दोस्त बनकर आया है, जो कि वक्त पे वक्त उसकी मदद करता रहता था। जब भी साहिल घर से बाहर होता था, उसकी माँ प्रतीक को अपने घर बुला लेती थी और अपने हवस को पूरा करती थी। लेकिन वह दोनों जो कुछ कर रहे थे, उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका अंजाम आने वाले समय में कितना भयानक होगा। सभी कुछ सही चल रहा था। साहिल की माँ प्रतीक को अपनी उंगलियों पर नचा रही थी, और अब आहिस्ता आहिस्ता प्रतीक को यह समझ में आने लगता है कि वह एक ऐसे दलदल में फंस गया है जहां से निकलना मुश्किल है। साहिल की माँ अब प्रतीक को किसी भी हालत में छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी, जबकि प्रतीक उससे अब दूरी बनाने लगा था। एक दिन साहिल की माँ ने प्रतीक को जल्द से जल्द घर आने के लिए कहा, और फिर जैसे ही प्रतीक उसके घर पहुंचा, वह बोली, अब हमें शादी कर लेना चाहिए। यह सुनते ही प्रतीक बोला, आंटी, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? यह आप क्या बोल रही हैं? आपके हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ, वह सिर्फ एक इत्तेफाक था और कुछ नहीं। बस हम दोनों की जरूरत थी। आपने यह कैसे सोच लिया मैं आपसे शादी करूंगा? आपको मेरी जरूरत थी और आप मुझे अच्छी लगी थी, बस इससे ज्यादा कुछ और नहीं। और अब हम दोनों को यह सब बंद कर देना चाहिए। यह सुनते ही साहिल की माँ कहने लगी, इसका मतलब तुम अभी तक सिर्फ मेरे जिस्म के साथ खेल रहे थे, मेरी भावनाओं को कुचल रहे थे। लेकिन मैं तो तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती हूँ। फिर प्रतीक बोला, यह प्यार नहीं, बल्कि हम दोनों को एक दूसरे से आकर्षण हुआ था, जिस कारण से हमारे बीच में यह सब हुआ, और इसमें आपकी भी सहमति थी। अकेले मैंने कुछ नहीं किया। इतने में साहिल की माँ ने प्रतीक को खींचकर एक तमाचा मार दिया, और ठीक उसी समय वहां पर साहिल आ गया। उसने अपनी माँ को प्रतीक पर हाथ उठाते हुए देख लिया था। इससे पहले कि वह कुछ बोलता, उसकी माँ उसे कहने लगी, बेटा, तुम सही समय पर आ गए हो।
यह तुम्हारा दोस्त अपनी हद ही भूल गया है। अकेला देखकर मुझे छूने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने इस पर हाथ उठाया। अब साहिल एकदम गुस्सा होकर प्रतीक की तरफ देखने लगता है। प्रतीक कुछ नहीं बोलता है और वहां से चला जाता है। लेकिन अब वह साहिल से भी बात करना बंद कर चुका था और साहिल भी उससे कोई मतलब नहीं रखता था। अभी कुछ ही समय बीता था कि एक दिन साहिल की माँ फोन करके प्रतीक को कहने लगी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रही हूँ, मुझे तुम्हारी आदत हो गई है, एक बार प्लीज तुम मुझसे मिलने के लिए चले आओ। लेकिन प्रतीक कुछ नहीं बोल रहा था और साहिल की माँ जब यह बात कर रही थी तब अचानक से साहिल ने सारी बातों को सुन लिया। जैसे ही उसकी माँ की नजर उस पर पड़ी, वह कहने लगी कि मैंने फोन नहीं किया था, बल्कि प्रतीक ने ही मुझे फोन किया था और मुझे उल्टा पुल्टा बोल रहा था। लेकिन साहिल को अब सब समझ में आ गया था। वह कुछ न बोला और चुपचाप से कपड़ा बैग में रखकर घर से निकल गया। साहिल की माँ पूरे जोर जोर से रोने लगी। उसने बहुत कोशिश की साहिल को रोकने की, लेकिन साहिल रुका नहीं। और अब फिर साहिल की माँ ने प्रतीक को फोन किया और कहा, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं अब कभी भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती की माफी मांगती हूँ। मुझे सिर्फ मेरा बेटा चाहिए। साहिल मुझे छोड़कर बस स्टैंड की तरफ चला गया है और साथ में कपड़ा भी लेकर गया है। तुम उसके दोस्त हो, तुम उसे लेकर मेरे पास आओ, नहीं तो अपने बेटे के बिना मैं मर जाऊंगी। वह फोन पर रोए जा रही थी। इस बार प्रतीक बोला, इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, यह सब तुम्हारा ही किया धरा है। वह तुम्हारा बेटा है, अब तुम्हें जो करना है तुम खुद ही करो। और फिर यह कहकर प्रतीक ने फोन रख दिया था। साहिल की माँ बैठकर रोने लगी। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था कि अब वह क्या करे, कैसे अपने बेटे को वापस लाए। और फिर इसी तरह शाम के 6 बज गए। फिर अचानक से घर की घंटी बजी और जैसे ही साहिल की माँ ने दरवाजा खोला तो सामने प्रतीक खड़ा था और उसके पीछे साहिल खड़ा था। जैसे ही साहिल की माँ ने साहिल को देखा, वह तुरंत साहिल को गले से लगा ली। अब प्रतीक कहने लगा, आंटी, मैं इसे बहुत ही समझा बुझाकर घर लाया हूँ। पहले जो कुछ भी हुआ उन सभी चीजों को भूलकर अब एक नई शुरुआत करते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। फिर आंटी बोली, हाँ मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, क्योंकि अब मेरा बेटा वापस आ गया है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और फिर उसके बाद साहिल और उसकी माँ सारी बातों को भूलकर एक दूसरे के साथ अच्छे से जिंदगी बिताने लगते हैं। और अब मैं भी अपनी जिंदगी में वापस आ चुका था। ना जाने उस समय मुझे क्या हुआ था और मैं कैसे भाग गया था, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन वक्त रहते मैं खुद को संभाल लिया था, नहीं तो सच में मैं जिस दलदल में फंस चुका था उस दलदल से बाहर निकलना नामुमकिन था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।